किसान संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस उपक्रम के जरिए हम विविध विषयों पर वार्तालाप आयोजित करते हैं और खेती से जुड़े हुए नए तंत्र ज्ञान और आविष्कार किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम ऐसा ही एक विषय लेके आए हैं जिसका नाम है अल्पभूधारक किसानों के लिए किफायती खेती के तंत्र। और इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए उपस्थित है विकास कुमार झा। नमस्ते विकास जी। विकास कुमार झा ये आईआईटी बॉम्बे के स्नातक है और रुका टेक्नोलॉजीज ये कंपनी के संस्थापक और संचालक है। तो मैं विकास जी से निवेदन करता हूं कि वो किसानों को मार्गदर्शन करें। मेरे तरफ से कृषि संवाद के सभी दोस्तों को नमस्कार। मकरंद को धन्यवाद जो उन्होंने मुझे कृषि संवाद प्लेटफॉर्म पे आज लाया है। कृषि से मुझे मालूम है कि कृषि संवाद से बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं और उन सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम। तो मेरा नाम विकास झा है, जिसे मकरंद ने बताया। मैं आईआईटी मुंबई से पास आउट हूँ और मैं उसके बाद 2019 से कृषि और छोटे अल्पभूधारक कृषि के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि कृषि में जो लागत का कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट है, उसको हम जो उसमें भी इनपुट कॉस्ट में जो मशीनरी का कॉस्ट है उसको हम कम से कम कैसे करें, जिससे हमारे छोटे किसान भाइयों बहनों के लिए जो मुनाफा हो वो किससे बढ़ सकता है। सो रुका टेक्नोलॉजीज अभी करेंटली महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में काम कर रही है। आज हम यहाँ पे 3 प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करने के लिए आए हैं। प्रोडक्ट नंबर 1 जो हमारा है वो है ड्रिप का मल्च सीट। प्रोडक्ट नंबर 2 जो हमारा है वो है सब्जी कूलर और प्रोडक्ट नंबर 3 जो है वो पीक रक्षक है। तो मैं एक एक करके कृषि संवाद से जुड़े हुए जितने भी हमारे भाई और बहनें हैं उनके लिए मैं अपनी प्रोडक्ट की जानकारी दूंगा। प्रोडक्ट नंबर 1 ड्रिप का मल्च। तो किसी कृषक भाइयों और बहनों, अभी जो आप लोग देख रहे होंगे और अभी जो आप लोग लगाते होंगे, तो आप लोग ड्रिप अलग लगाते हैं और उसके बाद आप लोग मल्चिंग सीट अलग लगाते हैं। आपको 2 चीजें खरीदनी पड़ती है। एक आप खरीदते हैं ड्रिप और फिर आप जाते हैं खरीदते हैं मल्च सीट। जो मल्च सीट आप खरीदते हैं वो मल्च सीट मोस्टली आप लोग सब्सिडी में लेते होंगे, जहां तक मेरा अनुमान है। वो मल्च सीट जो है उसकी मैक्सिमम लाइफ जो है, मतलब ज्यादा ज्यादा जो चलती है वो 2 सीजन चलती है। एक सीजन अच्छे से, दूसरा सीजन आप लोग मैनेज कर लेते हैं। या बहुत चतुर किसान होंगे तो ज्यादा ज्यादा 3 सीजन तक यूज कर पाते होंगे। उसके बाद फिर से जाते होंगे, फिर से सब्सिडी लेके आते होंगे। तो भाइयों बहनों, इससे हर एक 2 महीने सीजन के बाद या फिर तीसरे सीजन के बाद हमको बार बार अपना पैसा लगाना पड़ता है, सब्सिडी के लिए जाना पड़ता है, सरकारी ऑफिस में जाना पड़ता है, सरकारी ऑफिसर से बात करनी पड़ती है, सब्सिडी की गुहार लगानी पड़ती है और फिर हमको सब्सिडी मिलने के बाद हमको मल्च सीट मिलती है, तो हम ड्रिप और मल्च लगा पाते हैं। और जब ये हम हर एक सीजन में निकालते हैं उससे कितने सारा प्लास्टिक भी जमा होता है, फिर वो प्लास्टिक को भी हमको फेंकना पड़ता है या फिर जलाना पड़ता है। रुकाल्ट जो है वो एक ड्रिप का मल्च सीट लेके आया है। एक ही सीट है जिसमें ड्रिप भी है और जिसमें मल्च भी है। मल्च सीट है और उसके बीच में हमने एक पाइप दिया है जिसके थ्रू हम लोग ड्रिप का पानी जाता है और वो पानी जो है ड्रिप की तरह से बूंद बूंद जो है पेड़ को मिलता है। तो एक ही सीट, लेकिन ये जो सीट है इसकी लाइफ जो है वो कम से कम 6 से 7 साल। अब आप सोचिए कि आपने 6 या 7 साल में जो खर्चा किया ड्रिप में और मल्चिंग में, वो आपको नहीं करना है, सिर्फ एक बार पैसे लगा देना है और 6 से 7 साल के लिए आपको सीट मिल गई। अब इसमें आप जाहिर सी बात है कि इसमें जो है आप वेजिटेबल क्रॉप कर सकते हैं या फ्लावर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप नहीं कर सकते। तो वेजिटेबल और फ्लावर के लिए आप निश्चित दूरी पे पेड़ लगाते हैं, आप उस निश्चित दूरी पे ड्रिप का मल्च में होल कर देते हैं और फिर आप पौधा लगाते हैं। जब आपका पौधा निकल जाता है आप उस सीट को मोड़ करके घर पे रख देंगे, अगले सीजन के लिए फिर से लेके आ जाएंगे। और ऐसा काम पालघर में, यवतमाल में, वर्धा में जो हमारे छोटे किसान भाई और बहनें कर रही हैं। अच्छा, जिसके लिए हॉर्टिकल्चर है उसके लिए हमारा एक दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट मेथड। वो बात हम लोग फिर कभी किसी दिन
किसी संवाद के प्लेटफॉर्म पे करेंगे। अब हम लोग दूसरे प्रोडक्ट की बात करेंगे भाई और बहनों, जिसका नाम हमने रखा है सब्जी कूलर। तो जो भाई और बहनों, जब मैं ड्रिप का मल्च लगा रहा था, यवतमाल में लगा रहा था, जब मैं ड्रिप का मल्च पालघर में लगा रहा था, तो मैंने बहुत सारे किसानों को देखा जिनके पास जो सब्जी उगाते हैं और सब्जी उगाने के बाद जो है वो लोग बहुत ही कम दामों पर उसको बेच देते हैं। मैंने यवतमाल में था, मैं घाटंजी तालुका में था। मैंने किसानों से पूछा, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों इतना सस्ते दामों में बेच रहे हैं, आप नागपुर जा सकते हैं, आप यवतमाल शहर जा करके अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो चले जाएंगे, गाड़ी भाड़ा करके चले जाएंगे, और जब हम वहां पे जाएंगे बिक गया तो ठीक, नहीं बिकेगा तो हम क्या करेंगे, वापस लेके आना पड़ेगा, और वापस लेके आकर के हम क्या करेंगे, इसको कहाँ रखेंगे, फिर तो हम दूसरे दिन कैसे लेके जाएंगे, हमारे पास रखने का सामान नहीं है, और अगर हम नहीं रखेंगे तो ये फिर खराब हो जाएंगे। हमने कहा उनसे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है रखने के लिए, कोल्ड स्टोरेज मार्केट में है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन फिर किसानों ने कहा कि अब आप उस कोल्ड स्टोरेज का कॉस्टिंग देखिए, कोल्ड स्टोरेज लाखों में आते हैं, जो हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए फिजिबल नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, हम उतना इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो भाई और बहनों, ये पॉइंट ने मुझे सोचने के लिए विवश किया कि हम एक सस्ता, हजारों में लाखों में नहीं जा करके हम कैसे कर सकते हैं, हम किस तरह से किसानों को उनकी सब्जियां रखने के लिए हम मदद कर सकते हैं, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, क्योंकि उनका भी ये रहता है किसानों का कि जो भी सब्जियां, जो भी मेरे खेत से उत्पादन हुआ है उसको मैं जल्दी से जल्दी बेच करके कैश पैसा कमा सकूं। वो 2 महीने 5 महीने साल भर रखने के लिए नहीं, क्योंकि उनका ये है कि मैं ये सब्जियां जो भी उपजाया हूँ उसको मैं बेचूं और तुरंत के तुरंत मेरे हाथों में पैसा आ जाए। तो हमने इस पे सोचा, हमने इस पे रिसर्च किया, और फिर हम सब्जी कूलर लेके आए। तो भाई और बहनों, सब्जी कूलर जो है वो छोटे किसान के लिए, जो कि बाजी पलाव उपजाता है, एक प्रोडक्ट है जिसमें आप अपना सब्जी जो है आप 4 से 5 दिन के लिए रख सकते हैं। सब्जी चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो मिर्ची हो, चाहे वो बैंगन हो, चाहे वो भिंडी हो, ये आप 4 से 5 दिन के लिए आप उस सब्जी कूलर में रख सकते हैं, और उसमें कुछ भी आपको खर्चा नहीं है। जस्ट आपको उसमें रोज पानी देना है, रोज आपको 40 से 50 लीटर पानी देना है। कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, डीजल नहीं, सोलर नहीं, आप सिर्फ रोज पानी दे करके अपने सब्जियों को 4 से 5 दिन तक के लिए रख सकते हैं। जब मैं 4 से 5 दिन की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि उसमें जो लॉस होगा वो लॉस 5% से लेस होगा। अगर कोई मुझे बोले कि नहीं मैं और ज्यादा रखना चाहता हूँ, आप रख सकते हैं, लेकिन फिर आपका लॉस बढ़ेगा। किसी कोई कोई टमाटर जो है आप 7 दिन के लिए, 8 दिन के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन फिर उसमें लॉस जो है 5% से बढ़ के शायद 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, और 8% हो सकता है, जो भी हो। लेकिन अगर आप 4-5 दिन के लिए रखते हैं, 6 दिन के लिए रखते हैं, तो भाई और बहनों आपके लॉसेस बहुत ही कम होंगे, और ये जो है आपके घर पे बन सकता है, आपके खेत में बन सकता है। ये एक ऑन फार्म कूलिंग चैम्बर है, जहां पे आपका खेत है, जहां पे आपकी जमीन है, जहां पे आपका फसल है, वहीं पे आप बना सकते हैं। तो आज जब हम बात कर रहे हैं भाई और बहनों, तो भारतवर्ष में 100 से ज्यादा किसान इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है। हमारे नागपुर में है, हमारे बिहार में ये टेक्नोलॉजी है, और हमारे उड़ीसा में है। और अभी लॉकडाउन में जब दूसरे किसान अपना उपजाऊ उत्पादन सब्जी बेचने के लिए परेशान थे, जिनके पास हमारा सब्जी कूलर था, उस उन लोगों ने मंडी में सप्लाई किया। जहां पे मंडी में सप्लाई नहीं हो पाया, मंडी से लोग उनके घर पे जाकर के, उनके सब्जी कूलर में जाकर के 100-100 केजी का सब्जी खरीद करके वापस लेकर के गए हैं, और हमारे किसानों को सब्जी कूलर ने एक अच्छा सहायता प्रदान किया, बहुत मदद पहुंचाई, और 25-25, 30-30 रुपए, 35-35 रुपए सब्जी हमारे किसान लोग जिनके पास सब्जी कूलर था उन्होंने सब्जी बेचा। अब हम लोग बात करेंगे हमारे तीसरे प्रोडक्ट की, जिसका नाम है पीक रक्षक। तो इसकी भी कहानी है भाइयों और बहनों। जब मैं उमरेड तालुका नागपुर में
हम लोग ड्रिप लगा रहे थे, फसल बड़ी हुई, और जैसे ही वो फसल इतनी बड़ी हुई कि वो उसमें फल आने लगेंगे, जंगली सुअर जाकर के रात में पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर दिया। ये उमरेद की कहानी है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में उमरेड तालुका। वहां पे किसान ने हमें बताया कि यहाँ पे, और न सिर्फ इस तालुका में बल्कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जंगली जानवर की बहुत बड़ी समस्या है। इसी कारण बहुत सारे किसान चाह करके भी सब्जी नहीं उपजा सकते, या फिर फल नहीं लगा सकते, या फिर जो दूसरे उनको चाहिए वो नहीं कर सकते, और फोर्सिबली बहुत सारे लोग कॉटन ही लगाते हैं। तो हमने इससे सोचा कि हम क्या करें जिससे ये जंगली जानवरों का खेत में आना कम की समस्या को रोका जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा किसान छोटे हैं, इसलिए कम दाम में रोका जा सकता है। तो हमने पीक रक्षक यंत्र बनाया। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जो लोग मराठी हैं, ये पीक मतलब फसल का रक्षक है, फसल की रक्षा करता है। ये एक 3 लेयर का डिफेंस सिस्टम है भाई और बहनों, जो आपके खेत में आने से जंगली जानवर को दूर रखता है। इसमें एक लाइट होती है, एक साउंड होती है, और एक पेंटेड काक भगोड़ा, या जिसको अंग्रेजी में मिस्क्योरिको कहते हैं, वो होते हैं। ये 3 लेयर इसलिए बनाए गए हैं कि जंगली जानवर अगर झुंड में आ जाए, या बड़े जंगली जानवर जैसे हाथी आ जाए, ये जंगली जानवर शायद बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, किसी दिन एक डिफेंस सिस्टम को, जैसे लाइट को नहीं माने, तो उनके रोकने के लिए हमारे पास साउंड भी है, उनके रोकने के लिए हमारे पास काक भगोड़ा भी है। 3 लेयर ऑफ डिफेंस सिस्टम को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, और अभी तक 2 साल में भाई और बहनों ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं पे हमारा ये प्रोडक्ट फेल हुआ। हमने ये काफी यवतमाल में लगाए हैं। यवतमाल में FES NGO ने इसको लगाया, 6 महीने का एक स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि जंगली जानवरों का आना खेत में ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। हमने इसको उड़ीसा में आंगुल में लगाया, जहां हाथियों को नियंत्रण करने में हमने थोड़ी सहायता पाई। हमने इसको कोरबा में छत्तीसगढ़ में लगाया, जहां पे हाथियों का आना बंद हो गया है, और हमने फसल को हाथियों से पूरी तरह से रक्षा कर ली है। और हमने इसको सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में लगाया है, जहां पे हाथी जो घर पे अटैक कर रहे थे, उनका हमने अटैक रोक दिया। विकास जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया है। जैसे कि आपने देखा होगा, खेती की बुआई, उसका मार्केटिंग या फिर उसका स्टोरेज और उसकी सुरक्षा, इन तीनों विषयों पर विकास जी ने हमें मार्गदर्शन किया है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ विकास जी, कि जो पीक रक्षक के बारे में आपने जो बताया, तो ये पीक रक्षक मिनिमम कितना क्षेत्र की सुरक्षा कर सकता है और उसकी कीमत क्या है? आपने बहुत सही सवाल पूछा है। एक पीक रक्षक जो है वो 75 मीटर के एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। मतलब एक पीक रक्षक जो है लगभग 250 फीट के एरिया को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक पीक रक्षक की जब मैं बात कर रहा हूं, तो ये जानवर टू जानवर भी वेरी होता है। जैसे अगर हम हाथी की बात करें, तो एक पीक रक्षक 30 मीटर के डिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो छोटे जानवर है, जैसे कि जंगली सुअर है, जंगली वारा है, तो वो जो है आपको 75 मीटर और 250 फीट की दूरी तक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद विकास जी। ये एक पीक रक्षक की लागत कितनी है और उसके मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कितनी है, बता सकते हैं आप? हाँ, तो मकरंद जी, ये छोटे किसानों के लिए बनाया गया है, और इसमें ये कॉस्ट का बहुत उतना ही ध्यान रखा गया है। तो एक छोटे किसान की जब हम बात करते हैं, उसी के इस पॉकेट को देख करके एक पीक रक्षक का कॉस्ट जो है वो 3,550 रुपये रखा गया है। जहां तक हमें इसमें रिकरिंग कॉस्ट की बात है, या मतलब लगातार लगने वाली, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ये सोलर पावर्ड है, दिन में चार्ज होते हैं, उसमें बैटरी लगी हुई है जो रात में इसको प्रकाशित करती है। तो इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। बस किसान को एक बात का ध्यान रखना है कि सोलर पैनल को वो लगातार साफ करता है। इसकी लाइफ जो है कि कितने दिन ये चलेगी, हम ये बता दें किसानों को, ये कम से कम 3 साल चलेगी, अगर वो सोलर पैनल को सिर्फ ठीक से साफ रखें। आपने आपके निवेदन में बताया था, फिर से एक बार बता सकते हैं कि पीक रक्षक एक्चुअली काम कैसे करता है, और इससे प्राणी मतलब प्राणियों को कुछ हानि पहुंचती है या फिर प्राणी से डर के भाग जाते हैं, कैसे काम करता है?
हाँ मकन जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। और ये पीक रक्षक कोई बहुत बड़ी यंत्र नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें जो है वो लाइट निकलती है जो सोलर पावर्ड होती है। वो लाइट जो है वो जानवरों को खेत से दूर रखती है। साथ में जो इसमें साउंड सिस्टम होता है, उसमें अलग अलग तरह के साउंड निकलते हैं, अलग अलग तरह के जंगली जानवरों के साउंड निकलते हैं, जिससे जंगली जानवरों का आभास होता है कि वहां पे कोई है, वहां पे कुछ है। और जो तीसरा जो पेंटेड स्केयर क्रो और काक भगोड़ा है, उसको हम इस तरह बनाते हैं कि जब उस पर लाइट पड़े तो वो ऐसा फील हो कि वहां पे कोई आदमी खड़ा है। तो एक तरफ तो आदमी खड़ा होने का आभास हो गया, दूसरी तरफ उसमें जो आवाज निकल रही है, तो जंगली जानवरों को ये संदेश देने की कोशिश है कि वहां पे कोई है, और उसके साथ कोई जंगली जानवर भी है और लाइट भी निकलती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक इसमें ये भी है कि जब हम इस तरह के बना रहे थे तो हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि इसमें किसी भी जंगली जानवर का कोई भी नुकसान ना हो। तो इसमें पीक रक्षक में के लगातार यूज करने से किसी भी जंगली जानवर का कोई नुकसान, किसी तरह की हानि शारीरिक या मानसिक नहीं होती है। ये सिर्फ जानवरों को खेत से दूर रखता है। धन्यवाद विकास जी। और ये पीक रक्षक खेत में इंस्टॉल करने के लिए या फिर उसका चलन वलन कैसा करना है, इसके बारे में आप कुछ सहायता या फिर ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, और उसका जरिया क्या है? हाँ मकन जी, तो आपका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां जहां पे पीक रक्षक लगाया जा रहा है, वहां वहां पे हमारे लोग जाते हैं। एक बार जब मटेरियल वहां पे रिसीव हो जाती है, तो हम अपने मार्गदर्शन में ही लोगों से का वहां पे इंस्टॉलेशन करवाते हैं। उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि भाई इसको मेंटेनेंस कैसे करना है, और इसमें अगर छोटी बहुत इशू क्या आ सकते हैं और उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो ये हम कैपेसिटी बिल्डिंग जिसको हम बोल सकते हैं कि पीक रक्षक इंस्ट्रूमेंट का कैपेसिटी बिल्डिंग, उस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। वो जो लोकल एजेंसी, चाहे वो अगर एनजीओ हो, चाहे वो वुमेन एसएचजी ग्रुप हो, चाहे वो कोई एफपीओ हो, तो उनके लोगों को भी दी जाती है और साथ में किसानों को भी दी जाती है। तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि लोगों को इसके बारे में एक मिनिमम जानकारी हो, जिससे अगर कुछ इशू हो तो वो लोग इसको रिजॉल्व कर सके, या फिर कोई इशू हो तो वो समझ सके इसमें इशू क्या हुआ है। धन्यवाद विकास जी। आपने दूसरा एक प्रोडक्ट बताया था सब्जी कूलर। तो मैं पूछना चाहूंगा, इस सब्जी कूलर में कम से कम जो बेसिक मॉडल रहता है, सबसे छोटा जो मॉडल, उसमें कितनी किलो सब्जी हम लोग रख सकते हैं, और उस सबसे छोटे मॉडल की कीमत क्या होगी? हाँ, तो मकरन जी, आपने सब्जी कूलर की जो सवाल पूछी वो बहुत ही सही सवाल है कि भाई सबसे मिनिमम यूनिट कितना होगा। तो इसका मिनिमम यूनिट जो है वो 100 केजी है। अभी हम लोग 100 केजी का सबसे छोटा सा यूनिट बनाते हैं, जिसमें जनरली हम जब 100 केजी बोलते हैं तो आप 120 125 केजी तक सब्जी रख सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए ज्यादा तक आप रख सकते हैं क्योंकि अगर आपने 100 केजी टमाटर रखा और 100 केजी पालक की सब्जी रख, पालक की पत्तियां रखी, तो 100 केजी टमाटर जहाँ पे होगा वहां पे 100 केजी पालक की पत्तियां नहीं आएंगी, बहुत ही कम आएंगी, क्योंकि उनका घनत्व कम है। तो इसीलिए हम थोड़ा ज्यादा बना देते हैं, 100 केजी की जगह 125 केजी 30 केजी बना देते हैं, जिससे कि वो 100 केजी उसमें टमाटर रह सके तो 100 केजी उसमें परवल भी रख सके और पालक की पत्तियां भी रख सके। आपने इसके साथ ही ये भी मुझसे पूछा इसका कॉस्टिंग क्या होता है। जनरली इसकी जो कॉस्टिंग है 100 केजी का, वो 38,000 रुपये आ जाता है। 38,000 रुपये में हम अपना हमारा जो मटेरियल होता है जो रुकाट की तरफ से दिया जाता है वो दे देते हैं। किसान को इसके अलावा, किसान को ईंट लगती है, किसान को थोड़ा सा सैंड लगता है, किसान को ग्रेफल्स लगते हैं, जिसको कि बहुत सारे लोग हिंदी में गिट्टी बोलते हैं, और किसान को सीमेंट लगता है, जो खर्चा लगभग 5,000 रुपये का आता है। तो टोटल मिलाकर के आप ये पकड़ के चलिए कि 38,000 प्लस 5,000, 43,000 रुपये में आपका 100 केजी का कूलिंग चैम्बर बन के तैयार हो जाता है। धन्यवाद विकास जी। और ये जो सब्जी कूलर है, वो कितने साल तक चलता है, और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा किसान को? बहुत सही सवाल है। मेंटेनेंस कितना आएगा और कितनी लाइफ रहेगी। जैसे मैंने पहले ही बताया, जब मैं इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा था कि इसमें ना तो सोलर पावर्ड थिंग्स है, ना इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड है, ना ही कोई और मैकेनिकल पावर्ड है। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पानी डालना है। रोज 40 लीटर लगभग पानी डालने हैं। तो रनिंग कॉस्ट जो है, आप ये मान के चलिए कि 40 लीटर पानी, अगर वहां पे आप जो भी कॉस्टिंग लगा सकते हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा और कुछ रनिंग कॉस्ट है तो जी नहीं, कुछ भी रनिंग कॉस्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको रोज जो है सुबह में एक बार 40 लीटर पानी दे देना है। दूसरी बात है,
इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, पहले हमको वो समझना पड़ेगा, फिर हम लाइफ की बात करेंगे। इसमें क्या क्या इशू आ सकते हैं, एक बार हमने कूलिंग चैम्बर बना दिया। पहला इशू, क्योंकि इसमें बाहर में ब्रिक का वॉल होता है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत पानी का लीकेज, उसके लिए थोड़ा सा सीमेंट का लेप लगा देना है। दूसरा इशू, हमने जो अंदर में एक टैंक बना के दी है, स्पेशल पर्पस टैंक जो दी है, उसमें लीकेज हो, उसके लिए लीकेज रोकने के लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। जिससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एमसील अवेलेबल है, आप एमसील लीजिए, एमसील का लेप उस पर डाल दीजिए। तीसरा इशू, ऊपर और नीचे में अगर कहीं पर लीकेज हो, तो जब आप हमारे ट्रेन किए हुए लोगों के साथ, रुकाट के लोगों के मार्गदर्शक में बनाएंगे, हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि ऊपर नीचे में लीकेज ही नहीं हो। अगर ऊपर और नीचे में बनाते वक्त लीकेज हो गया तो आपको पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर को तोड़ने के बिना कोई कुछ भी नहीं, कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको तोड़ना ही पड़ेगा स्ट्रक्चर। इसलिए जब भी आप बनवाएं, रुकाट के ट्रेन किए हुए लोगों के मार्गदर्शन में ही बनवाएं। जिस वक्त हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि ऊपर और नीचे पानी का लीकेज ना हो, हीट का मतलब उष्मा का लीकेज भी ना हो, ना तो जमीन से उष्मा ऊपर आए, ना ही ऊपर से सब्जी कूलर से उष्मा नीचे की तरफ जाए या बाहर की तरफ जाए। क्योंकि उसके बाद अगर ये ऐसा हो जाता है तो आपको पूरा तोड़ के नया ही बनवाना पड़ेगा। तो ये जो एक में तीनों बातों का बनाते वक्त ही ख्याल रखा जाता है। उसके बाद जो अब हमारा एक मेन कंपोनेंट की हम बात आते हैं कि वो जो एयर फिल्ड बॉल्स है, उस एयर फील्ड बॉल जो उसमें आपको हीट के लिए एक तरह से इंसुलेशन दीवार का काम करती है, उसका लाइफ कितना है? तो उसका लाइफ 3 से 5 साल है। 5 साल तक अगर आपने उसको नहीं छुआ तो किसी भी तरीके से वो उससे पहले खराब नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ किसान ज्यादा समझदारी भी होते हैं या उनके बच्चे जरा बदमाशी करते हैं, वो उसको निकाल के वो चूंकि वो उसमें एयर फील्ड है, देखना चाहते हैं, दबाना चाहेंगे, तो भी वो 3 साल तक चलेगा। 3 साल के बाद फिर उसमें खराब होने का चांस है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर किसान इसकी थोड़ी बहुत देखरेख करेंगे तो ये 5 साल से पहले खराब नहीं होगा। किसान ने अच्छे से देखरेख नहीं की तो भी ये 3 साल से पहले खराब होने का चांस लगभग ना के बराबर। धन्यवाद विकास जी। आपने ड्रिप का मल्च सेट के बारे में बताया था, तो उसके बारे में मुझे एक प्रश्न आपको पूछना है कि मिनिमम कितने एरिया, कितने एकरेज पे ये मेथड हम लोग लगा कर सकते हैं? हाँ, बहुत सही सवाल है मकरन जी। इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई किसान हमें बोलता है कि 1 एकड़ के लिए करना है, कोई 5 एकड़ के लिए कोई करना है, कोई बोलता है हमको गुंटे में करना है, 1 गुंटा 2 गुंटा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बिकॉज हमारी एक फिलॉसफी जो रुकाट की है, इसमें ये है कि इसमें सिर्फ पैसे नहीं कमाने, इसमें ये इसलिए हमने स्टार्ट किया कि हम छोटे किसानों को किस तरह मदद पहुंचाएं, कैसे छोटे किसानों का कॉस्ट कम कर सके एग्रीकल्चर में। तो इसलिए इसमें मिनिमम मैक्सिमम का कुछ नहीं है, जहां तक हो सके। हाँ, हमें ये थोड़ा हम देख लेते हैं कि भाई कम से कम हम हमारा अपना नुकसान ना हो जाए। अगर कोई किसान मान लीजिए मुझे सुदूर पंजाब में बोले कि मुझे 1 सीट चाहिए, तो नहीं भाई, वो नहीं हो पाएगा। वो थोड़ा सा देख लेना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना हो रहा है, ये सब कितना हो रहा है। धन्यवाद विकास जी। ये सीआरए मेथड यूज करने से पानी के जो लॉसेस होते हैं, इवेपोरेशन लॉस, वो कितने कम होते हैं? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि ये ड्रिप को मल्च के वजह से अर्थवर्म जो रहते हैं वो पैदा होते हैं क्या? मैं पहले ड्रिप का मल्च के क्वेश्चन को ले लेता हूँ, जिससे फिर वो अध्याय खत्म हो। तो ड्रिप का मल्च में जो आपने पूछा था कि पानी की बचत कितनी होती है ट्रेडिशनल ड्रिप और मल्च के कंपेयर में, तो ट्रेडिशनल ड्रिप और कम मल्च के कंपेयर में कम से कम 30% एडिशनल आपको वाटर सेविंग होता है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है पालघर और यवतमाल में पिछले 2 साल में जो हमने रिसर्च फील्ड में बेस्ड रिसर्च किया उसका। नंबर 1। नंबर 2, हमने पालघर में देखा है कि वहां पे जब ये सीट हटाया गया तो अर्थवॉर्म की कॉलोनी आई हुई थी। अभी इसमें 2 कारण हो सकते हैं जो हमें लगे। एक, हमारा जो ड्रिप का मल्च सीट का मटेरियल है वो इस तरह से है कि वो हीट को ऑब्जॉर्ब ना करे, वो काला या व्हाइट सीट नहीं है, वो इस तरह से है कि वो सीट खुद ब खुद ठंडा रखे। दूसरा, जो ड्रिप का मल्च सीट बनाया गया है उसमें 2 लेयर बनाए गए, एक प्लास्टिक का ऊपर का लेयर, एक प्लास्टिक का नीचे का लेयर।
तो जब ऊपर का लेयर, क्योंकि वो लगातार एक्सपोज टू सन होता है, तो वो गर्म हो भी जाता है, तो नीचे का लेयर ठंडा होता है। तो शायद इसीलिए वहां पे अर्थवॉर्म जो है वो ठंडापन के कारण वहां पे आकर के अपनी कॉलोनी बनाए। अच्छा, तो इसमें हमें ये लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है कि अर्थवॉर्म ने वहां पे कॉलोनी बनाया, क्योंकि नीचे में उनको ठंडक का एहसास हुआ। पानी तो वो जो मल्च के थ्रू, ड्रिप के थ्रू जाता है वो तो है ही, लेकिन साथ में नीचे का जो सीट है वो ठंडा होने के कारण वहां पे अर्थवॉर्म की कॉलोनी डेवलप हुई। एक जो इसमें ये बात है कॉस्टिंग की, कि क्या कॉस्ट कंपेयर टू, अगर मैं ड्रिप का मल्च का कॉस्टिंग देखूं और जो अभी ट्रेडिशनल मेथड अवेलेबल है जहाँ पे ड्रिप है जहाँ पे मल्च है, तो कितने का कॉस्टिंग का डिफरेंस है, मुझे कितने का सेविंग होगा एक किसान को अगर वो हमारा ड्रिप का मल्च अपनाएंगे। तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे हम ये बोलते हैं कि ये सीड की मिनिमम वारंटी 5 साल की हम एक वारंटी देते हैं। वारंटी पीरियड में ही किसान को 17 से 22% का एक मिनिमम कॉस्ट सेविंग हो जाता है, कंपेयर टू व्हाट इज जो अभी ड्रिप और मल्च सीट अवेलेबल है मार्केट। अगर ये सीट 7 साल चलती है, जो कि हमारा अनुमान है कि ज्यादा केस में चलेगी, तो किसान को 25 से 32% का कॉस्ट सेविंग होगा कंपेयर टू जो अभी के अवेलेबल ड्रिप और मल्च है। अब मैं आता हूँ आपका दूसरा क्वेश्चन पे, जो CRA है। CRA मेथड जो है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, इसमें पेड़ के चारों तरफ गड्ढे करके उसमें सैंड, वर्मी कंपोस्ट डाल दिया जाता है। ये क्या करते हैं, जो आपने पानी दिया, क्योंकि वहां पे सैंड है तो सैंड पानी को तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए क्या हो गया कि आपने जो भी पानी दिया उस सैंड ने ऑब्जर्व कर लिया, ना ऊपर इवेपोरेशन हुआ ना नीचे सीपेज हुआ। और जब पानी पेड़ को वो पानी चाहिए तो वो पानी उसके राइजोस्फीयर जो बोलते हैं कि पेड़ के चारों तरफ की जो नजदीक की मिट्टी होती है, जो पेड़ को डेवलप करने में बढ़ने में मदद करती है, उनको टेक्निकल में राइजोस्फीयर बोलते हैं। उस राइजोस्फीयर में पानी है तो वो पेड़ को मिल जाता है। अच्छा, ये मेथड डेवलप किया गया है, डॉक्टर के सत्यगोपाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे तमिलनाडु में, उन्होंने डेवलप किया और उन्होंने इसको 3000 हेक्टेयर्स में ड्राईलैंड एरिया में तमिलनाडु में इसको लगवाया और वहां पे इसका रिजल्ट देखा गया। ये मनरेगा के तहत बाद में पूरे स्टेट में किया गया और काफी अच्छा इसका रिजल्ट आया। और उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि विकास साहब आप इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाइए, और हम लोग वो उनकी मदद से उनके गाइडेंस में इस टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये फुल प्रूवन टेक्नोलॉजी है जिसने पूरे स्टेट में लगभग 3000 हेक्टेयर में ड्राईलैंड में खेती को प्रमोट किया, कम से कम पानी में सरवाइव किया, और हम अब इसको आगे लेके जा रहे हैं। तो सभी दर्शकों ने आज किफायती खेती के तंत्र पर सुना और उसको देखा भी। सभी दर्शकों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। विकास जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि वो आज यहाँ पे आए और उन्होंने मार्गदर्शन किया। मुझे विश्वास है कि उनका जो मार्गदर्शन है वो किसानों को बहुत ही लाभदायक होगा। किसी किसानों को अगर विकास जी से संपर्क करना है तो उनके संपर्क के बारे में पूरी जानकारी अभी हम लोग आपको दिखाएंगे, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। धन्यवाद, मेरा खास धन्यवाद कृषि संवाद चैनल को। जिस तरह से ये चैनल कृषि के अलग अलग तरीकों का और किसानों का इंटरेक्शन करवा रही है, ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं खुद से भी अब इसको सब फॉलो और सब्सक्राइब करूंगा फेसबुक पे और इससे जुड़ने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे भी क्या क्या हो रहा है फिर कृषि के फील्ड में मुझे भी जानकारी मिलती रहेगी। और जैसे मुझे बताया गया है कि कृषि संवाद के प्लेटफॉर्म पे अभी 1.5 लाख किसान भाई और बहनें जुड़ चुके हैं। तो ये इतनी बड़ी फैमिली को मेरे तरफ से एक बार फिर से धन्यवाद, मेरे लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, रुकाट की तरफ से धन्यवाद और मेरे तरफ से धन्यवाद। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी स्लाइड भी डॉट हो, कोई भी बात हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज हमें लिखिए। मेरा नंबर और मेरा मेल आईडी अभी कृषि संवाद पेज से आपको मिल जाएंगे। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ भी इशू हो तो यू प्लीज कॉन्टेक्ट कृषि संवाद, एक बहुत ही अच्छा चैनल है और मैं भी जुड़ूंगा, आप लोग भी जुड़े रहिए और इससे जुड़ते रहिए। फिर से एक बार सभी को धन्यवाद। आप जुड़े रहिए किसान संवाद इस कार्यक्रम से। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।